लेकिन वास्तव में भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो नाम में ही सब कुछ होता है। किसी जगह को किसी वजह से जाना जाता है तो वो वजह वहाँ के नाम में झलकनी चाहिए। जैसा कि फैजाबाद जिला हुआ करता था, लेकिन फैजाबाद, हमारे यहाँ फैजाबाद का क्या मतलब है? हम आज भी उस नाम से जाने जाते हैं जो अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए इस्तेमाल किया था। अलीगढ़ हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखता, उससे पहले इस जगह को हरिगढ़ के नाम से जाना चाहता था। मैनपुरी, जो मैनपुरी का क्या मतलब होता है ये तो हिंदी में भी, संस्कृत में भी नहीं निकलता है। और भी कई ऐसी जगह है, चाहे आजमगढ़ का आप ले लीजिए। आजमगढ़ कौन आजम हुआ? योगी आदित्यनाथ की नजर अब गाजीपुर पर भी होगी, उनकी नजर आजमगढ़ पर भी होगी। वो भारतीयता से उनमें झलकनी चाहिए। जैसा कि आप मथुरा को ले सकते हैं, या कंचनपुरी ले सकते हैं, या पुरुषपुर ले सकते हैं, या फिर भृगु कच्छ ले सकते हैं। इसके पीछे एक राष्ट्रीय सोच है, एक सांस्कृतिक सोच है, और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोशिश में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता इस बात के लिए उनके समर्थन में है। देखिए, भारतीय शास्त्रों का एक वचन है, दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशे च संप्रवर्ति। क्योंकि देवबंद की जो स्थिति है, देवबंद में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ जाकर ऐसा नहीं लगता कि हम भारत के किसी शहर में हैं। तमाम शहरों में कुछ इलाके ऐसे हुआ करते थे जिन्हें जो कट्टरपंथी लोग थे आपस की बातचीत में मिनी पाकिस्तान बोला करते थे। वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। अगर वो भारत में रहते हैं, भारत के कानूनों को मानना पड़ेगा, भारतीयता को मानना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को सम्मान देना पड़ेगा। जहाँ तक देवबंद का, दारुल उलूम का जो हेडक्वार्टर है, वो उसके बारे में तो पहले से तमाम कहानियां हैं, तमाम तथ्य हैं। और ये जो मिनी पाकिस्तान वाला एक मॉडल चला करता था, कांग्रेस जब सत्ता में हुआ करती थी, कांग्रेस के तमाम जो तुष्टीकरण वाले नेता थे उसको संरक्षण दिया करते थे। और यही वजह रही कि ये लोग वंदे मातरम जैसे जो राष्ट्रभक्ति के नारे हैं उनको लगाने से भी पीछे हट जाते हैं। आपने हामिद अंसारी जैसा देश का राष्ट्रपति भी हुआ, जो देश के तिरंगे को सलामी नहीं देता है, वो ये कहता है कि ये मेरे मजहब के खिलाफ है। जबकि दूसरे देशों के जो लोग हैं वो भी भारतीय तिरंगे को अपना मजहब ही होते हुए भी यहाँ आकर सलामी देते। भारत का कानून एक है, भारत के नागरिक जब समान है, ये उसी को तालीम ये लोग कहते हैं। और उस तालीम से ही तालिबान शब्द बना है। कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, सपा की सरकारें रही, इन्होंने एक बहुत बड़ा देश के साथ धोखा किया। और निश्चित तौर पर भारत के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये अच्छा संकेत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हमारे साथ हैं सर्वोच्च जनवक्ता। हम बात करेंगे उनसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है नगरों के नाम बदले जा रहे हैं और उसमें राजनीति हो रही है, तो विपक्ष जो है बार बार जो है योगी सरकार को घेर रहे हैं। हमारे साथ जो है इतिहास के मामलों के जानकार हैं, तमाम विधाओं के जानकार हैं। हम उनसे राय लेते हैं कि ये इस विषय पे वो क्या बोलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो किस तरह से लेते हैं सर आप? देखिए, ऐसा है, शेक्सपियर को लोग बहुत कोट करते हैं। नाम की जब बात आती है कि नाम में क्या रखा है, एक शेक्सपियर का पुराना कोट है, व्हाट इज़ इन नेम। लेकिन वास्तव में भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो नाम में ही सब कुछ होता है। यथा नाम तथा कर्म जैसी एक कहावत हमारे यहाँ चलती है कि नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उस जगह का, वहाँ की संस्कृति का पता चले और उस नाम में बहुत सारी बातें, अनकही बातें हो जाए। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब से आए हैं तब से वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी जगह को किसी वजह से जाना जाता है तो वो वजह वहाँ के नाम में झलकनी चाहिए। जैसा कि फैजाबाद जिला हुआ करता था, लेकिन फैजाबाद, हमारे यहाँ फैजाबाद का क्या मतलब है? फैज कोई नया आदमी रहा होगा, कोई मुस्लिम सिपहसालार रहा होगा, उसके नाम पर फैजाबाद आपने नाम रख दिया। लेकिन वास्तव में फैजाबाद से 6 किलोमीटर दूर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या थी और उस अयोध्या के नाम पर जिले का नाम उन्होंने किया। और जो वास्तव में पूरे विश्व में भारत की, उत्तर प्रदेश की एक वो स्थान विशेष की पहचान थी, उसका नाम उन्होंने रखे, उस नाम को एक सार्थकता दी। उसी कोशिश में वो काफ़ी दिनों से लगे हुए। और ये मांग भारतीय संस्कृति के जो प्रेमी हैं, जो भारत के राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी बहुत पहले से रही है। चाहे भारत का खुद का नाम हो, भारत नाम का कोई देश पूरे दुनिया के नक्शे में नहीं है। हम आज भी उस नाम से जाने जाते हैं जो अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए इस्तेमाल किया था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश हो या भारत के तमाम इलाके हों, यहाँ पर तमाम नगरों के, शहरों के जो नाम हैं वो विदेशी आतताइयों के द्वारा रखे गए हैं या उनके ही सिपहसालारों के नाम के पीछे है। जैसा कि अलीगढ़ का जिक्र किया, अलीगढ़ हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखता, उससे पहले इस जगह को हरिगढ़ के नाम से जाना चाहता था, जिसको योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से पुनर्नामकरण करने की कोशिश की है। या फिर मैनपुरी, जो मैनपुरी का क्या मतलब होता है ये तो हिंदी में भी, संस्कृत में भी नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, मैन नगर अगर आप करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर एक मीनिंग निकलता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में और भी कई ऐसी जगह हैं, चाहे आजमगढ़ का आप ले लीजिए। आजमगढ़ कौन आजम हुआ? गाजीपुर एक गाजी हुआ। गाजी का जो मतलब है बहुत
बहुत ज़्यादा एक तरीके से गाली के तौर पर है मानवता के लिए। गाजी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी कट्टरपंथी सोच के रास्ते में आने वाले व्यक्ति का कत्ल कर देता है या इस तरीके की कत्लो गारत को अंजाम देता है, और ऐसा करते हुए वो मारा जाता है। यानी कि उनकी नज़र में वो शहीद है। शहीद का भी शब्द ये है कि जो उस इबादत या उस जिहाद के लिए मारा जाता है वो शहीद कहा जाता है या गाजी कहा जाता है। अब उसके नाम पर एक शहर का, एक ज़िले का नाम रखा हुआ है। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की नज़र अब गाजीपुर पर भी होगी, उनकी नज़र आजमगढ़ पर भी होगी, क्योंकि ये जो नाम है ये विदेशी सोच के नाम है, विदेशियों द्वारा दिए गए नाम है। भारत के तमाम शहरों के, नगरों के, जो महानगरों के जो नाम थे वो भारतीयता से उनमें झलकनी चाहिए। जैसा कि आप मथुरा को ले सकते हैं या कंचनपुरी ले सकते हैं या पुरुषपुर ले सकते हैं या फिर भृगुकच्छ ले सकते हैं। बाद में उनका अपभ्रंश होते होते नाम बदल गए। जैसे मुंबई अब नाम बदला गया, पहले इसको बॉम्बे कहते थे क्योंकि अंग्रेज उसको मुंबई को बॉम्बे कहा करते थे। तो ये जो सारी कवायद चल रही है इसके पीछे एक राष्ट्रीय सोच है, एक सांस्कृतिक सोच है, और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला जो एक एजेंडा है वो तृप्त हो सकता है। उनका ये मानना है कि अगर इस तरीके के नामों पर हम विवाद करेंगे तो शायद एक जो तबका है, खासकर मुस्लिमों का तबका, और चूंकि उत्तर प्रदेश में अब 1 साल भी नहीं बचा चुनावों के लिए, 6-7 महीने बचे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इन मुद्दों को राजनीतिक वोट दे दिया जाए तो शायद उन लोगों की सहानुभूति मिलेगी और वो सहानुभूति वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा मानकर वो लोग चल रहे हैं। और यही वजह है इन सारी चीज़ों पर वो विवाद करते हुए दिखते हैं। तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में ज़िलों के नाम हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो एक अपनी पहचान है वो कहीं भी परिलक्षित नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो नाम है। तो इनको सुधारने की ज़रूरत है और हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते आए हैं। भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है कि नाम चाहे 2 शब्दों का हो या 4 शब्दों का, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता हो। उसी तरीके से अगर आगरा है, आगरा अकबराबाद के नाम से आगरा उसको अपभ्रंश होते हुए हो गया। हो सकता है योगी आदित्यनाथ की नज़र में अब उसके लिए भी कोई अच्छा नाम हो, और चूँकि बहुत से ऐसे शहर भी हैं जिनके नाम विदेशी आक्रांता भी नहीं बदल पाए, जिसमें सबसे प्राचीन नाम चाहे आप काशी का कह सकते हैं या मथुरा का नाम लिया जा सकता है। मथुरा भारत की राजधानी भी रही है। जब भारत अखंड भारत हुआ करता था कनिष्क के ज़माने में और शोरसेन के ज़माने में भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं उसी को पुनर्स्थापित करने की, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की, उसको दोबारा से सम्मान दिलाने की जो कोशिश में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जनता इस बात के लिए उनके समर्थन में है। सर, जिस तरह से देवबंद में देवबंद में ATS का जो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है, कमांडो जो ट्रेनिंग सेंटर है कमांडो का, वो स्थापित किया गया, और वो देवबंद जो दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है और उसकी विचारधारा तालिबान से मिलती है। जिस तरह अफगानिस्तान में कल वो प्रकरण हुआ, तुरंत योगी सरकार ने जो है एक फैसला ले लिया है कि वहाँ पर ATS का जो है ट्रेनिंग सेंटर होगा और बाकी और भी जगह जो है ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने में, लेकिन प्राथमिकता दी गई है देवबंद के लिए, जहाँ पर कि 300 से ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं। तो उसमें किस तरह से लेते हैं आप? इतना जो सक्रियता और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करने के लिए। देखिए, भारतीय शास्त्रों का एक वचन है, दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशे च संप्रवर्ति। राजा का, सत्ता का यही 3 कर्तव्य है। योगी आदित्यनाथ ने जो ATS कमांडो सेंटर बनाने की पहल की है ये बहुत दिनों से अपेक्षित थी, क्योंकि देवबंद की जो स्थिति है, देवबंद में अगर आप कभी गए हों तो वहाँ जाकर ऐसा नहीं लगता कि हम भारत के किसी शहर में हैं। वहाँ की जो संस्कृति है वो अलग तरीके की दिखती है। वहाँ आपको सलवार कुर्ता पहने हुए लोग दिखाई देंगे और महिलाएं वहाँ बुर्के में ढकी हुई नज़र आएंगी। एकदम से अलग तरीके का माहौल लगता है। उस जगह पर जाकर कुछ लोगों के मन में भय पैदा होता है, और ऐसा भारत के केवल देवबंद में नहीं, तमाम शहरों में कुछ इलाके ऐसे हुआ करते थे जिन्हें जो कट्टरपंथी लोग थे आपस की बातचीत में मिनी पाकिस्तान बोला करते थे। तो ये इस तरीके के मिनी पाकिस्तान के जो छद्म रूप थे उनको एक बड़ा झटका देने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि ये भारत है और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहाँ उनकी मनमानी नहीं चलेगी, वहाँ मदरसावादी सोच नहीं चलेगी। उन्हें आधुनिकता के साथ में, उन्हें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। अगर वो भारत में रहते हैं, भारत के कानूनों को मानना पड़ेगा, भारतीयता को मानना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को सम्मान देना पड़ेगा। जहाँ तक देवबंद का, दारुल उलूम
का जो हेडक्वार्टर है वो, उसके बारे में तो पहले से तमाम कहानियां हैं, तमाम तथ्य हैं कि सिमी के तमाम लोग वहाँ पकड़े जाते हैं, ISI के लोग वहाँ पर छुप जाते हैं, और उसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन जैसे जो संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो जिस तरीके से वहाँ पकड़े जाते हैं, या जो जिस तरीके से उन्हें छुपाने का काम होता था, और ऐसी स्थिति में उन्हें छुपाया जा सकता था क्योंकि साधारण आदमी वहाँ जाने से भय खाता था। उसे ऐसा लगता था कि मैं किसी दूसरे जगह पर आ गया हूँ, दूसरे देश में आ गया हूँ। और ये जो मिनी पाकिस्तान वाला एक मॉडल चला करता था, कांग्रेस जब सत्ता में हुआ करती थी, कांग्रेस के तमाम जो तुष्टीकरण वाले नेता थे उसको संरक्षण दिया करते थे, और ये दारुल उलूम में तो यहाँ तक था कि वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा तक नहीं फहराया जाता था। और इस बार ये खबर आई है कि दारुल उलूम के बाहर जिस तरीके से राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया है। चूँकि ये जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी मजहबी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कट्टरपंथी सोच है, जो मदरसा के प्रोडक्ट होते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र की हम इबादत नहीं कर सकते, हमारे लिए खुदा है या उसका रसूल है। और यही वजह रही कि ये लोग वंदे मातरम जैसे जो राष्ट्रभक्ति के नारे हैं उनको लगाने से भी पीछे हट जाते हैं। आपने हामिद अंसारी जैसा देश का राष्ट्रपति भी हुआ जो देश के तिरंगे को सलामी नहीं देता है, वो ये कहता है कि ये मेरे मज़हब के खिलाफ़ है, जबकि दूसरे देशों के जो लोग हैं वो भी भारतीय तिरंगे को अपना मजहबी होते हुए भी यहाँ आकर सलामी देते। तो ये जो कट्टरपंथी सोच को अपने तरीके से जो ये व्याख्यात करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या मिस इंटरप्रेट करते हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उस भ्रम पर एक बड़ी चोट ATS सेंटर बनाकर योगी आदित्यनाथ ने दी है। और वो पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ मदरसों की ज़रूरत नहीं है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए जिस तरीके से शिक्षा पर खर्च कर रही है, उसके लिए आपको अलग से मदरसा बनाने की क्या जरूरत है। शिक्षा पद्धति एक होनी चाहिए, भारत का कानून एक है, भारत के नागरिक सब समान है, भारत के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। हालांकि उसमें यह कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने की छूट है, लेकिन वास्तव में उन मदरसों में शिक्षा क्या दी जाती है? केवल और केवल मजहबी शिक्षा दी जाती है, उसी को तालीम ये लोग कहते हैं। और उस तालीम से ही तालिबान शब्द बना है। जो तालीमी है, जिसने तालीम हासिल की है, मजहबी तालीम, कौम की तालीम हासिल की है, वही तालिबान है। और जो उस तालीम को मानकर लड़ाई लड़ता है, उसकी दिशा में युद्ध करता है, उसकी दिशा में जिहाद करता है, वो सबसे बड़ा लड़ाका है। ये जो सोच है कहीं ना कहीं तालिबानी सोच को आगे बढ़ाती है, और इसके अंदर हर बात को केवल तालीम में सिमट कर रख दिया जाता है। केवल मजहब, खासकर जो कुरान है या जो दूसरी उनकी जो शरिया है, इस सब पर बात होती है, लेकिन जीवन पर बात नहीं होती है, उसके आज के विज्ञान पर बात नहीं होती है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी तमाम कोशिशें की। मदरसों का जो आधुनिकीकरण है, या विज्ञान पढ़ाए जाने की वह बात है, गणित पढ़ाए जाने की यह बात है, तर्क को पढ़ाए जाने की बात है। उसके साथ साथ जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, सपा की सरकारें रही, इन्होंने एक बहुत बड़ा देश के साथ धोखा किया कि ये जो मजहबी तालीम है, इसको जो दूसरी शिक्षा है, दूसरी शिक्षा के समानांतर बनाने की कोशिश की। और इसीलिए अब ये कहा जाने लगा है कि इन मदरसों को सरकारी मदद बंद होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए या समाज के लिए इनका कोई योगदान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने मजहब की, अपने धर्म की, अपने रिलीजन की शिक्षा लेकर उसमें अपना जीवन खपाना चाहता है, तो सरकार उसके लिए क्यों खर्च करे? भारत का नागरिक अपना टैक्स क्यों दे? टैक्स पेयर के जो पैसा है वो उन लोगों को क्यों जाए जो अपनी मजहबी शिक्षा दे रहे हैं? तो मजहबी शिक्षा का सबसे बड़ा गढ़ देवबंद के ऊपर जिस तरीके का फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक कदम है और एक बहुत बड़ा संकेत है उन कट्टरपंथियों के लिए जो ये मानकर चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम भरोसे सरकारें चलती आई हैं और उनकी जो एक कट्टरपंथी सोच है, जो तालिबान वाली सोच है, या मदरसा छाप उनका जो एक ग्रंथि बनी हुई है, वो आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अब उसके लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया और निश्चित तौर पर भारत के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये अच्छा संकेत है।